किसी जगह की विशेषता बता दे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब उसको कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है या किसी एडजेक्टिव की ही विशेषता बता दे। संज्ञा की विशेषता बताएगा तो फिर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? कितने क्वेश्चन है? वही अभी तो 25 क्वेश्चन मान के चलो। हाँ सर करना है। यस सर करें, कल करेंगे। यस कल सर। नो कल, अरे कल कर लेना सर। समझ में नहीं आ रहा। जो लोग चाहते हैं कि अभी पूरा हो जाए वो यस लिखो कमेंट में। जो चाहते हैं अभी कराना है तो यस लिखो, जो चाहते हैं कल कराना है तो नो लिखो। यस और नो से मुझे समझ आ जाएगा। अब देखो मैं पहले प्रश्न पे चलते हैं। द वर्ड शार्प एज यूज्ड इन दिस टेक्स्ट मीन्स, यानी कि इस पैराग्राफ में एक शब्द आया था शार्प, याद है या नहीं है? दिखाऊं कहाँ पे आया था? लो देख लो, क्योंकि इतनी देर में आपके दिमाग से निकल गया होगा। हाँ खाने की जगह पे आया था जहाँ खाने की बात चल रही थी। देखो ये रहा, शी वुड प्लेस ए बनाना लीफ, यानी किचन के अंदर केले का पत्ता बिछाते थे। ऑन विच शी द लेड राइस और एरोमेटिक सांभर, यानी कि सांभर होता था। सांभर ए वैरायटी ऑफ शार्प, सांभर जो है वो वैरायटी ऑफ शार्प है। तो शार्प किसके लिए यूज हुआ है भाई यहाँ पे बताएंगे आप? शार्प जो यूज हुआ है वो हुआ है सौर। सौर मतलब होता है सूप कह सकते हैं या फिर लिक्विड चीज को आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका राइट। क्या कह रहे हो बताओ? अरे इतने सारे यस नो अभी देखने दो। यस यस कल प्लीज कल। लेकिन अब आपका एक और पैराग्राफ है, छोटा सा है ये उतना बड़ा पैराग्राफ नहीं है ये, और ये सिंपल भी है, तो इसको मैं जल्दी से खत्म करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक लड़की है जो अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती है, सिंपल सुन लो। इन जनवरी 2018 यानी 2018 में आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ब्रुकलिन टू न्यू जर्सी। ये जगह है कहाँ पर? अमेरिका में। ब्रुकलिन से न्यू जर्सी यात्रा कर रही थी वो। आई हैव 2 लिटिल चिल्ड्रन एंड ए बिजी कंसल्टिंग बिजनेस, यानी कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक बिजनेस है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, मैं बिजी रहती हूँ उसमें। सो आई क्वाइट ट्रेन राइड फेल्ट लाइक ए मिनी वेकेशन, यानी कि जब मैं ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे तो वो छुट्टी जैसा लगता है कि मुझे एक छोटी सी वेकेशन मिल गई है ना? क्योंकि पूरे दिन अगर वो ट्रेन में यात्रा कर रही है तो ही अकेली है वो, वरना तो कभी बिजनेस में, कभी किसी से बात करना, कभी किसी से डीलिंग करना, कभी बच्चों को देखना, वही सब रहता है। तो वो जो बीच का समय है वो मेरे लिए क्या है, एक मिनी वैकेशन की तरह है, जब मैं ब्रुकलिन से और न्यूयॉर्क की यात्रा करती हूँ। तो क्या है मेरे लिए एक मिनी वैकेशन जैसा है। येट आई फाउंड माई सेल्फ स्पेंडिंग दैट प्रीसियस टाइम स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया फीड्स। फिर भी मतलब मुझे लगता है कि वो मिनी वैकेशन है, फिर भी मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं अपना जो टाइम, ये प्रीसियस टाइम है, इसको कैसे बिता रही हूँ? मोबाइल में रील्स देखते हुए, है ना? सोशल मीडिया फीड्स को ऐसे करते हुए मैं अपना टाइम खराब कर देती हूँ। फिर वन डे आई पुट डाउन माई फोन एंड स्टार्टेड राइटिंग थैंक यू नोट्स टू पीपल, यानी एक दिन मैंने ऐसा किया है यात्रा में, ट्रेन में, कि मैंने अपने फोन को साइड में रख दिया, और फोन को साइड में रखने के बाद क्या किया, मैंने एक कलम और कागज उठा के नोट लिखना शुरू किया, थैंक यू नोट। जिन लोगों ने मेरी मदद की है, जिन लोगों ने फंड रेज करने में मदद की है, उनको थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। हु हैड कंट्रीब्यूट टू ए फंड रेजर आई हैड ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, यानी कि जिन लोगों ने मुझे फंड रेज करने में मदद की थी उनके लिए मैंने थैंक यू नोट लिखना स्टार्ट कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, व्हेन आई गॉट ऑफ द ट्रेन दैट डे, यानी जब मैं ट्रेन से उतरी उस दिन, जिस दिन वो लिखा, आई वॉज इन ऑल, अच्छा अल नोटिस, आई वॉज ऑल, इस शब्द का मतलब यहाँ क्या है भाई, नोटिसेबली बेटर दैट मूड। ऑल का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आया है यहाँ, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह है, आई वॉज इन नोटिसेबली बेटर मूड, यानी कि मैं जो थी देखने लायक, मतलब मेरा मूड जो था वो बाकी दिनों के हिसाब से बहुत अच्छा था। मैंने नोटिस किया, या मैं इस नोटिस किया जा सकता था, मेरा मूड जो था उस दिन बहुत अच्छा था बाकी दिनों के हिसाब से। द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, आई रोट मोर थैंक यू नोट्स, यानी मैंने और ज्यादा नोट लिखे अगले दिन, और
आई फेल्ट द सेम आफ्टर ग्लो, यानी वही मैंने खुशी महसूस की उस काम को करने के बाद, मुझे एक अच्छी खुशी महसूस हुई। व्हेन आई फिनिश्ड राइटिंग द नोट्स आई काउंटेड देम अप, यानी जब मैंने वो नोट लिखने फिनिश कर दिए, फिर मैंने उनको गिना कितने हैं। देयर वर 31 इन ऑल, यानी कि वो 31 नोट्स मैंने लिख दिए थे। वन फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर सो फार, यानी कि अभी जो है आपका जो साल के दिन है, अभी जो बचे हुए दिन है साल के, वो बहुत सारे हैं अभी। तो मैं तो अगर रोज लिखूंगी तो कितने सारे लिख सकती हूँ। सम टाइम क्लिक्ड इन माई माइंड, यानी कि कभी कभी मेरे दिमाग में आया। आई वंडर्ड what I continue this practice of writing these notes. I decided to write one thank you notes for every day of that year. यानी कि मेरे दिमाग में आया कि अब मैं ये अगर प्रैक्टिस करूंगी, इस पूरे साल में डेली का एक नोट लिखा करूंगी, थैंक यू नोट, जिसको भी लिखना है ना। तो इस तरह से मैं अपने ट्रेन का ये समय यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या कह रही है। आई सून रियलाइज, मुझे जल्दी ही ये महसूस हुआ, दैट आई हैड नो शॉर्टेज ऑफ पीपल आई वॉज ग्रेटफुल टू, यानी कि मेरे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिनका मैं धन्यवाद कर सकूं। मैं हमेशा अपने आप को अकेली महसूस करती थी, लेकिन जब मैंने नोट लिखे ना, इतने लोगों के बारे में लिख दिया मैंने कि मुझे लगा अरे मेरे जीवन में तो बहुत लोग हैं, है ना। सो आई पिक्ड आउट डिफरेंट थीम फॉर ईच फॉर कैच मंथ टू कीप ऑन टास्क, यानी कि मैंने जो है एक डिफरेंट थीम उठाई फिर अब नए नोट लिखने के लिए। जनवरी वाज चैरिटी एंड थैंकफुल्ली, जनवरी जो थी वो बहुत अच्छी थी। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट गोल, यानी जनवरी का गोल उसने पूरा कर लिया था। आई क्विकली लर्न आई कुड नॉट राइट द नोट्स व्हाइल लिसनिंग टू ए पॉडकास्ट। अब उसने एक और चीज डिसाइड की, क्या की, कि वो अब नोट तब नहीं लिखेगी जब वो पॉडकास्ट सुन रही होती है। यानी कि वो क्या करती है, वो कानों में अपना जो है वो लगा लिया ईयरफोन, और फोन में गाने वाने या जो चलाना वो चलाया, और फिर नोट लिखती थी। तो अब उसने क्या किया कि यार मैं आधा दिमाग यहाँ आधा यहाँ, तो उसने क्या किया, अब मैं इसको पॉडकास्ट को नहीं सुनूंगी जब मैं लिखूंगी, है ना। फोकसिंग ऑन वन टास्क एट अ टाइम इन केस ऑफ राइटिंग नोट्स फेल्ट रिफ्रेशिंग, यानी कि अगर मैं एक समय पे एक ही काम करूं तो मुझे ज्यादा रिफ्रेश महसूस होता है ना, अच्छा महसूस होगा। आई वॉज गुड फॉर माई ब्रेन, सॉरी इट वॉज गुड फॉर माई ब्रेन, यानी ये मेरे दिमाग के लिए भी अच्छा है। विच हैड बीन ट्रेंड टू वंडर, जो कि इधर उधर भागने के लिए पहले से बना हुआ है। दिमाग जो है वो वैसी इधर उधर भागता है, तो मेरे लिए ठीक है कि मैं एक समय पे एक ही काम करूं, नोट लिखने का। आगे कहाँ गए थे हम। डर्टिंग फ्रॉम ऐप टू ऐप ऑन माई सेल फोन, यानी कि मेरा जो दिमाग है वो आईफोन में इधर से उधर, कभी इस ऐप को, कभी इंस्टा खोल लेती हूँ, कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, ऐसे भागता रहता है दिमाग। तो उसको फोकस रखने के लिए मुझे चाहिए कि मैं एक समय पे एक ही काम करूँ। लुकिंग एट अ ब्लैंक पेज विद ए पेन इन हैंड फेल्ट ऑलमोस्ट मेडिटेटिव, यानी कि हाथ में एक पेन लेकर और खाली पन्ने को देखना ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे मैं क्या कहते हैं, मेडिस मेडिटेटिव को उस क्या कहते हैं, अबे यार कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन जो कहते हैं ना, उसको ध्यान लगाना, मेडिटेशन जैसा फील होता है उसको जब वो पेन लेके ऐसे रजिस्टर पे बैठती है कि अब मेरा दिमाग एकाग्र हो चुका है। I soon realized that writing thank you notes was time spent on something purely positive, यानी कि ये थैंक यू नोट लिखते समय जो मेरा समय व्यतीत हो रहा है, ये समय व्यतीत होना जो है असल में बहुत ही अच्छा है, प्योरली पॉजिटिव, सकारात्मक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, है ना। टाइम स्पेंट ऑन, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी आपको। चलिए आगे देखेंगे। अब देखो ये क्या कह रही है, और ये मतलब प्रश्न क्या बने हैं। द ट्रेन राइड फेल्ट लाइक ए वेकेशन बिकॉज, यानी उस महिला को जो ट्रेन थी, ट्रेन का जो सफर था वो वेकेशन जैसा क्यों लगता था उसको, क्योंकि इट गेव द राइटर सम पर्सनल क्वाइट टाइम, यानी इससे जो है राइटर को, जो लेखक लड़की है, उसको एक अकेला टाइम मिल जाता था, प्राइवेट टाइम मिल जाता था, शांत। इट वॉज द टाइम फॉर द राइटर टू टॉक विद अदर पैसेंजर्स, यानी इसमें जो है वो अन्य यात्रियों से बातचीत कर सकती थी, इसलिए। इट टुक हर थ्रू सम सैनिक स्पॉट्स, यानी कि इट टुक हर, वो उसको ले जाता था एक सैनिक स्पॉट्स की तरफ। अच्छा, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था या लग्जरियस था। तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम
तो कंफर्टेबल की तो उसने बात नहीं की कि भाई मजेदार था मेरा समय, और इसने ये भी नहीं किया कि वो दूसरों से बातें करती थी, बातें भी नहीं करती थी वो किसी से। इससे उसको राइटर को पर्सनल अकेला टाइम मिल जाता था। हाँ, इसीलिए उसको वैकेशन जैसा लगता था। उसने यही बात बोली थी ना कि मेरा जीवन जो है वो बड़ा बिजी है, मैं बिजनेसमैन हूँ, लोगों से बातचीत करना, फिर घर पे बच्चों की देखभाल करना, तो ट्रेन में मैं अकेली होती हूँ, इसलिए क्या करते हैं वो उसके लिए फ्री टाइम मिल जाता है, इसीलिए उसको क्या है वैकेशन जैसा लगता है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है सुंदर, मतलब इट टूक हर थ्रू सम सैनिक स्पॉट का मतलब हो गया एक अच्छी जगह, सुंदर जगह, घूमने लायक जगह। चलो अब आगे देखेंगे। प्रीसियस इन प्रीसियस टाइम इज यूज्ड एज एन, मतलब इस वर्ड में, इसमें प्रीसियस जो है वो किस जगह पे किस रूप में इस्तेमाल हुआ है। नाउन है प्रीसियस, वर्ब है प्रीसियस, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, क्या है भाई प्रीसियस, बताएंगे आप। हम्म, जी चलो लिखो जल्दी जल्दी, खत्म करता हूं मैं इसको फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी अपना आंसर देते रहो आप। हाँ, अब देखो सुनो, इसने बोला प्रीसियस टाइम, प्रीसियस मतलब अमूल्य, अमूल्य समय। तो समय की विशेषता हो गई भाई, आपकी समय की विशेषता हो गई तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि समय जो है वो तो आपका नाउन हो गया, और नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है द राइटर डिसाइडेड टू पुट द टाइम द ट्रेन राइड टुक टू गुड यूज बाय, यानी कि राइटर ने क्या निश्चय किया कि वो जो अपना समय है वो कैसे बिताएगा। प्लानिंग ए फंड रेजर, एक फंड रेज करने की प्लानिंग के द्वारा, या फिर चेकिंग आउट हर ईमेल, या अपनी ईमेल चेक करेगा वो उसमें करेगी। पोस्टिंग फीड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल मीडिया यूट्यूब पे या फेसबुक पे रील्स डालेगी वो उस समय पे, या थैंकिंग पीपल हु हैड डोनेटेड, यानी जिन लोगों ने पैसे डोनेट किए उनको थैंक यू कहेगी वो। तो किस तरह से वो समय बिताना चाहती थी बताएंगे आप। हाँ जी लिखो जल्दी से। जज़ाकल्लाह खैर सर, आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए, ओवर टाइम दे रहे हैं आप हमारे लिए कंटिन्यूअसली, अल्लाह हम सबको कामयाब करे। जी आमीन, कामयाब करे। देखो यहाँ पे हम बात करें तो उसने क्या डिसाइड किया था कि वो कैसे यूज करेगी अपने समय का अच्छा यूज। उसने कहा था कि मैं लोगों को थैंक यू नोट लिखूंगी, है ना, फंड रेज की प्लानिंग नहीं करेगी, ईमेल चेक नहीं करेगी, सोशल मीडिया चेक नहीं करेगी, थैंक यू नोट लिखेगी। तो थैंक यू कर रही है वो लोगों को, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, राइटिंग नोट्स मेड द राइटर फील, यानी कि नोट्स जो लिख रही थी थैंक यू नोट, उससे राइटर को कैसा फील हुआ, सुपीरियर फील हुआ, यानी बहुत बढ़िया। ईगोइस्टिक, यानी कि ईगोइस्टिक मतलब जैसे मुझ में अहंकार आ गया हो। हैप्पी यानी खुशी हुई, या ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर लगा उसको, कैसा लगा भाई बताएंगे आप। जी हाँ लिखते रहो सर जी, ईवीएस संस्कृत का मॉडल पेपर होगा या होगा, तो उसका वो फर्स्ट पेपर में आएगा आपका। जी देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं, राइटिंग नोट्स, नोट्स लिखने से उसको कैसा फील होता था, उसको खुशी फील होती थी। उसको क्या फील हुआ, उसको खुशी फील हुई, अच्छा लगा उसको। नेक्स्ट द राइटर सेज वन डे फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर सो फार बिकॉज शी हैड रिटन दैम, यानी कि राइटर को क्या लगा कि वन डे फॉर एवरी डे, यानी एक दिन के लिए एक दिन, हर दिन मतलब प्रत्येक दिन, ऑफ ईयर सो फार, तो जो बचे हुए दिन हैं, उसके साल के जो बचे हुए दिन हैं उसके बारे में उसने डिसाइड किया था। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द लास्ट ईयर, यानी ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये जो लाइन यूज हुई है वन डे फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर सो फार, ये किस रूप में इस्तेमाल हुई है, 31 डेज के लिए इस्तेमाल हुई है, या दिसंबर 2018 के लिए, जनवरी 2018 के लिए, या इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द लास्ट ईयर, किस प्रकार से इस्तेमाल हुई है भाई। थोड़ा स्पीड पकड़ो सर, स्पीड पकड़ लूंगा तो मीनिंग समझ नहीं आएगी। यहाँ पे जो है ये 31 डेज के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसने जनवरी का गोल अपना पूरा कर लिया था, जनवरी गोल का, तो जनवरी 31 की ही होती है, ये इसने इसके लिए इस्तेमाल हुआ था ये। नेक्स्ट पे आते हैं, द राइटर डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू राइटिंग हर नोट्स बिकॉज, उसको मुश्किल नहीं लगा नोट्स को कंटिन्यू रखना। क्यों नहीं मुश्किल लगा, शी रियलाइज्ड शी लव्ड कंपोजिंग दैम, यानी कि उसको नोट लिखने में मजा आ रहा था, बहुत प्यार आ रहा था उसको लिखने में। शी वॉज वेरी एक्सप्रेसिव,
यानी वो एक्सप्रेसिव मतलब अभिव्यक्तात्मक, यानी वो अपनी बात को कह सकती थी एकदम से, इसलिए वो नोट लिखती थी। शी हैड नो dearth ऑफ पीपल टू थैंक इन लाइफ। उसके पास नहीं था पीपल को थैंक यू, लोगों को थैंक यू देने की कारण नहीं था। शी वॉन्टेड टू मेक ए गुड इम्प्रेशन ऑन हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वो अपने लोगों को, अपने दोस्तों को और घर वालों को या फैमिली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लिख रही थी वो थैंक यू। किस लिए लिख रही थी भाई, बताएंगे जरा, क्या कारण था बताओ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, अनीता चौधरी। मॉडल पेपर मिलेंगे आपको एक एक करके, सारे कुछ मिलेंगे भाई। चलिए अब इसको बताता हूं मैं। उसने मुश्किल उसको इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसको मजा आ रहा था भाई, सीधी बात है। उसको नोट लिखने में मजा ही आ रहा था, सही बात है। सी लव्ड कंपोजिंग दैम। उसको लगा कि मुझे ये लिखने में मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, उसको बेटर फील होता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई वॉज इन नोटिसेबल बेटर मूड। जब वो ट्रेन से उतरी नोट लिखने के बाद तो उसको अच्छा मूड फील हो रहा था। तो नोटिसेबली जो वर्ड है ये किस उसमें इस्तेमाल हुआ है? द अंडरलाइन वर्ड जो है वो सेंटेंस में किसका एग्जाम्पल है? वर्ब का, प्रोनाउन का, प्रीपोजिशन का या एडवर्ब का? किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है बताओ। हाँ जी, देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो नोटिस एबली जो यूज हुआ है वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जहां पे दो एडवर्ब आ जाएं, जैसे ये एडजेक्टिव है बेटर मूड, बेटर तो मूड है, मूड जो है ये तो नाउन है आपका, है ना। और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर एडजेक्टिव की भी कोई चीज विशेषता बता रहा हो तो फिर वो एडवर्ब हो जाती है। जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे वो एडवर्ब हो जाती है, इसलिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब हो जाए। वैसे तो इसमें तो कहीं एडजेक्टिव दिया ही नहीं था, तो आपके लिए तो आसान था पहचानना, इसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं था, है ना। अगर इसमें एडजेक्टिव देता तो कंफ्यूजन बनता, तो डी ऑप्शन तो आसान ही था आपके लिए। देखिए नेक्स्ट, ये पेडागोजी है भाई। द स्टेप्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, यानी कि लेखन प्रक्रिया के जो चरण है वो कहां से शुरू होते हैं? बिगिन विद पब्लिशिंग, यानी पब्लिश संपादन के साथ स्टार्ट होते हैं। एंड विद माइंड मैपिंग, यानी कि जो हमारा ब्रेन स्टॉर्म जिसको कहते हैं, दिमाग की संकल्पना के साथ खत्म हो जाती है। या फिर बिगेन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ स्टार्ट होती है। एंड विद रिव्यूइंग, रिव्यू मतलब प्रतिपुष्टि के साथ खत्म हो जाती है। तो बताएंगे जरा कैसे चलेगा आपका ये सिस्टम? चलो लिखते रहो अपना आंसर। देखो जी, इसने कहा स्टेप्स कैसे चलते हैं राइटिंग प्रोसेस के। राइटिंग प्रोसेस जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने आपको ये लेखन प्रक्रिया के चरण लिखवाए थे। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है आपका प्रारूप तैयार करना, है ना। प्रारूप तैयार करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। ड्राफ्ट के बाद क्या आ जाता है? ड्राफ्ट के बाद आता है रिव्यू, यानी कि आप उसको रिचेक करते हैं। रिव्यू के बाद क्या आ जाता है? एडिटिंग आ जाता है आपका। एडिटिंग के बाद, एडिट करने के बाद आप उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में जो है पब्लिश कर देते हैं। ये इस तरह से चरण चलते हैं लेखन प्रक्रिया के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। विच रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। जो अखबार है उसको पढ़ने के लिए कौन सा पठन प्रक्रिया अपनाते हो? एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, डिटेल्ड रीडिंग या स्किमिंग? कौन सा तरीका अपनाओगे अखबार को पढ़ने के लिए? जल्दी बताओ। मैथ साइंस कब होगी सर पेपर 2 की? अब तो भाई अगले पेपर में कराएंगे मैथ साइंस, अब तो रात हो गई है तो अभी तो नहीं हो पाएगी, है ना। हाँ जी, देखो अब क्या कह रहे हैं भाई। न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आप यूज करते हैं स्किमिंग। स्किमिंग होता है आपका सरसरी तौर पे पढ़ना। क्या होता है? सरसरी तौर पे पढ़ना, यानी कि ऐसे ही नजर डाली और आपको समझ में आ गया। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन तो देखते हो इस तरह से। एक्सटेंसिव कहते हैं विस्तृत पठन। अब विस्तृत पठन तो आप तब पढ़ते हैं जब बहुत कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं लंबा लंबा। स्कैनिंग होता है विश्लेषण, ठीक है, जिसमें स्कैनिंग में आप जांच करते हैं यानी कि ढूंढते हैं चीजों को। डिटेल्ड होता है गहन पठन,
तो गहन पठन जब करते हैं जब आपको अर्थ समझना होता है। तो भाई डी ऑप्शन राइट। ए टीचर ऑफ क्लास 6 एंगेजेस हर स्टूडेंट इन प्री रीडिंग एक्टिविटी, दिस विल हेल्प द। कक्षा 6 का अध्यापक है, बच्चों को पठन पूर्व काम करवा रहा है, पढ़ने से पहले एक्टिविटी करवा रहा है, किताब पढ़ाने से पहले गतिविधि करा रहा है। तो बच्चों को ये चीज किस में हेल्प करेगी? टीचर इन समराइज द टेक्स्ट, टीचर की हेल्प करेगी टेक्स्ट का सारांश निकालने में, या हेल्प करेगी टीचर की टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने में टीचर की मदद करेगी। लर्नर्स टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट, यानी कि बच्चों की मदद करेगी किसमें? ज्ञान को याद करने में और फिर उसका पुनरुत्पादन करने में। डी है आपका लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड दे कम अक्रॉस इन द टेक्स्ट, यानी कि पूरी जो पठन पाठ्य वस्तु है उसके अंदर जो कठिन शब्द आए हैं उनको याद करने में, उनके शब्द अर्थ लिखने में उनको मदद करेगी बच्चों की। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? हाँ जी बता दो जल्दी जल्दी से। देखो जी, कक्षा 6 का बच्चा है, कक्षा 6 की क्लास का टीचर है एक, वो टीचर प्री रीडिंग एक्टिविटी करा रहा है, पढ़ने से पहले गतिविधि करा रहा है। क्यों करा रहा है वो? क्योंकि वो टीचर की हेल्प करेगी कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से कंटेंट को जोड़ा जाए। हम जो सवाल जवाब करते हैं पढ़ाने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले, वो इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के प्रीवियस ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को एक्टिव कर दें और पूर्व ज्ञान के को जो है अब जो पाठ पढ़ाएंगे उसके साथ में लिंक कर देंगे। तो आंसर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। देखो मेमोराइज करना आपका नेगेटिव होता है, ये तो आप दोनों टैग वर्ड भी मान सकते हो, इसी को क्या कहते हैं आप? स्मरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेमोराइज तो नेगेटिव टैग वर्ड है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मैनी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड इज, यानी ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको क्या कहोगे? बाइलिंगुअल स्पीकर कहोगे, पॉलीग्लोट कहोगे, मोनोलिंगुअल कहोगे या लिंग्विस्टिक कहोगे? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिख दो अपना आंसर। देखो भाई, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। बाइलिंगुअल कहते हैं जो दो भाषाएं जानता है, मोनोलिंगुअल कहते हैं जो एक भाषा जानता है, और लिंग्विस्टिक कहते हैं भाषाविद, यानी भाषा का मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीतिका एक क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस ए फ्यू वर्ड प्रॉपर्ली। गीतिका जो है कक्षा 6 की बच्ची है एक, जो उच्चारण नहीं कर पाती, कुछ डिफिकल्ट वर्ड का ठीक ठाक बोल नहीं पाती अच्छे से। द टीचर प्रोवाइड्स हर इंडिविजुअल अटेंशन एंड हेल्प्स हर बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज। टीचर क्या कर रही है? उसको जो है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत ध्यान दे रही है उसके ऊपर और उसकी मदद कर रही है। टीचर उसकी मदद कर रही है। तो इन वाइगोत्स्कीज व्यू दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इस प्रकार की मदद देना क्या कहलाएगा आपका? रीइंफोर्समेंट कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, कंडीशनिंग कहलाएगा, मॉडलिंग कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? जल्दी लिखो अपना आंसर। कितनी देर और क्लास चलेगा? 10 मिनट और चलेगा बस, जल्दी मैं खत्म कर दूंगा सारे क्वेश्चन। मैं खुद थका हुआ हूँ भाई, मुझे भी जल्दी है। मैं खुद, मेरी बैंड बजी पड़ी है। देखो एक टीचर है जो बच्चे की मदद कर रही है, और बच्चे की मदद करने को क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के हिसाब से सीधी बात है, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन, ठीक है, ऐसी बोल के बताते हो, लिखने में टाइम लग रहा। कंडीशनिंग होता है अनुबंधन, यानी कि व्यवहारवाद बदलना। मॉडलिंग होता है, ये भी व्यवहारवादी होता है मॉडलिंग, अनुकूलन कहते हैं वैसे इसको। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट, इफ देयर इज ए स्टूडेंट विद विजुअल डिफिशियंसी इन अ क्लास, यानी कि आपकी क्लास में दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसके साथ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी मस्ट बी फॉलोड बाय द लैंग्वेज टीचर, भाषा शिक्षक के द्वारा कौन सा तरीका इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सी रणनीति इस्तेमाल होनी चाहिए? पहला है इन्फॉर्मिंग द ऑथराइज्ड ऑथोरिटीज फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर फॉर हर, अपने प्रशासन से, प्रिंसिपल से, जो भी स्कूल के मालिक होते हैं उनसे कहे कि इसके लिए एक अलग से स्पेशल टीचर मंगा दो, या फिर ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, उसके साथ सामान्य व्यवहार करे और उसको जो है ऑडियो मटेरियल प्रोवाइड करा दो भाई साहब। इग्नोरिंग हर एंड फोकसिंग ऑन अदर स्टूडेंट, उसको इग्नोर मारो, बाकी बच्चे पे फोकस करो। एक्सक्यूजिंग हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर्स, यानी कि उसको जो है बाकी बच्चों से कम काम करने पर उसको माफी दे देंगे आप। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो जल्दी लिख दो आंसर।
ये सब हिंदी में पढ़ सकते हैं, सेम टॉपिक है, इंग्लिश भी, बस मीनिंग पता होना चाहिए। यस 100%, मैं भी आपसे बार बार यही कहता हूँ। पेडागोजी सारे सब्जेक्ट की एक ही होती है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आप क्या कंप्यूटर बन जाऊं, अब भी कह रहे हो थोड़ा फास्ट करा दो, अरे क्या गुर्दे फेफड़े निकाल के बाहर रख दूं आपके सामने। विजुअल वाला बच्चा है आपके सामने तो कौन सा तरीका अपनाएंगे, ऑडियो वाला, ठीक है। देखो टीचर अलग से तो लाएंगे नहीं आप, क्योंकि समावेशी कक्षा में स्पेशल टीचर नहीं आता, नॉर्मल टीचर ही पढ़ाता है। ट्रीटिंग हर नॉर्मली, नॉर्मल इसके साथ बिहेवियर करो और उसको ऑडियो मटेरियल मौखिक वाला, आवाज वाला दे दो उसको, ठीक है। इग्नोर आप नहीं कर सकते उसको, और कम भी नहीं कराएंगे उसको कि बाकी बच्चों से कम काम कराएंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए लैंग्वेज टीचर असेसेस द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड ऑफ हिज क्लास बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटीज एंड टास्क गिवन टू देम। अर्थ समझो वरना तो सिर के ऊपर से जाएगा। एक टीचर मूल्यांकन करता है बच्चों के अधिगम का, बच्चों के अधिगम का मूल्यांकन करता है, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है, और प्रत्येक बच्चे का करता है ना, सभी बच्चों का मूल्यांकन करता है। किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, विभिन्न प्रकार से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। तो ये मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन हो गया आपका? फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया, प्रोफेंसिव हो गया, या कंटिन्यूअस हो गया? कौन सा मूल्यांकन है बताओ, बताओ कौन से प्रकार का मूल्यांकन हो गया ये? देखो जी, जब इसने कह दिया कि सारे मूल्यांकन सभी बच्चों का हो रहा है और विभिन्न प्रकार से हो रहा है ना, और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के द्वारा हो रहा है, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन है, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव। ठीक है भाई। समेटिव होता है योगात्मक, जो साल के अंत में होगा। प्रोफेशंसी होता है आपका उपलब्धि वाला, ये भी आपका योगात्मक का हिस्सा है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, लेकिन लगातार से बेहतरीन हमारे लिए हो जाएगा रचनात्मक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज टू इवेल्युएट राइटिंग स्किल्स ऑफ हर लर्नर्स। कक्षा 7 का टीचर है, अपने बच्चों के लेखन क्षमता का मूल्यांकन करना चाहता है। ठीक है, लैंग्वेज स्किल को, लिखने की क्षमता को मूल्यांकन करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय हर। उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए टेस्ट का? ठीक है, द लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टिक्शन, यानी कि बच्चे इमला लिख पाएंगे मूल्यांकन के बाद। दूसरा है द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब ए कैरेक्टर ओरली, यानी बच्चे जो है मौखिक रूप से उस कैरेक्टर को बोल पाएंगे, बता पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली, यानी कि बच्चे जो है अपने आइडियाज को एकदम सुव्यवस्थित और सटीक रूप से बता पाएंगे। द लर्नर इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर, बच्चे प्रश्न को समझ पाएंगे और उसका उत्तर दे पाएंगे। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? हाँ जी, तो इसने क्या कहा, देखो कक्षा 7 का बच्चा है भाई साहब, है ना, कक्षा 7 का बच्चा है और उसके कक्षा 7 का टीचर है। अगर राइटिंग स्किल का मूल्यांकन कर रहा है तो क्या करेगा, बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाना चाहिए इनमें से? देखो क्वेश्चन आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, क्वेश्चंस तो किताब से याद करके उसका आंसर दे देगा बच्चा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, है ना। लर्नर्स एक्सप्रेस आइडियाज, अपने विचारों को सिस्टमैटिकली और व्यवस्थित रूप से एक्सप्रेस कर पाएगा, यही ठीक है आपका। ओरली तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न की बात कर रहे हैं तो मौखिक तो हो नहीं सकता। लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन, इमला लिखेगा अगर बच्चा, तो इमला अपनी मर्जी से नहीं लिखता, इमले में वो बात लिखी जाती है जो टीचर बोल रहा है, आपके अपने विचार नहीं होते। और यहाँ पर हमेशा बच्चा का अपना विचार ऐड होना जरूरी है, वरना तो गलत हो जाएगा। तो इमले में अपने विचार होते नहीं है, यहाँ पे बच्चा खुद के आइडियाज, अपने खुद के विचार लिख पाएगा, तो आंसर राइट होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट द टीचर हैज टू एंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर एनहेंसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पढ़ाने के बाद, वो जो पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद टीचर हैज टू एंगेज हर कक्षा 6 के बच्चों को किस में लगा दिया उसने? एक्टिविटी में लगा दिया।
पढ़ाने के बाद जो है एक्टिविटी में लगा दिया, इसको पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं, जो पढ़ने के बाद की जाती है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद कोई एक्टिविटी कराओगे उसी के आधार पे, तो वो पोस्ट कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड शी सेलेक्ट, उसको कौन सा एक्टिविटी चुननी चाहिए, वो पैराग्राफ पढ़ाने के बाद उसको कौन सी एक्टिविटी चुननी चाहिए। गिविंग डिक्टेशन ऑफ द वर्ड दैट दे रीड इन द टेक्स्ट, यानी कि उसको इमला लिखवाना चाहिए, कौन सा, जो उन शब्दों का इमला लिखवाए जो उसके पैराग्राफ में आए हैं। या फिर बच्चों से पूछे टू राइट द 7-8 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट दे हैव रीड, जो उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में 7-8 सेंटेंस लिख के दे दो हमें, ये कहे बच्चे से। आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज एंड राइट द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट कम अक्रॉस व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, यानी कि वो जो है उस पूरे पैराग्राफ में जितने डिफिकल्ट वर्ड आए हैं उसको लिखने के लिए कहे बच्चे से, और याद करने के लिए कहे कि उनको लिखो और याद करो। फिर है आपका आस्क स्टूडेंट टू कॉपी द क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द बोर्ड इन देयर नोटबुक्स, यानी कि बच्चों से कहे कि बोर्ड पे जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हैं आपको ब्लैक बोर्ड पे, वो अपने रजिस्टर में उतार लो। तो बताओ कौन सा तरीका बेहतर रहेगा भाई आपके लिए, जल्दी बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मैं बात को अगर समझूं तो भैया शब्द का इमला लिखवाने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, शब्द का इमला लिखवाने से कोई फायदा है नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू राइट 7-8 सेंटेंसेस अबाउट द, तो इसमें अगर हम बच्चों से कहेंगे ना कि जो आपने पढ़ा है उसके बारे में 7-8 लाइनें लिखो जरा, तो बच्चा इसमें अपनी मर्जी से लिखेगा, इसमें बच्चे का खुद का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। अगर बच्चे से हम कहेंगे आप अपनी मर्जी से 7-8 सेंटेंस लिखो जो आपने पढ़ा है, तो रिलेशन भी रहेगा उसका और बच्चे का भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए कह रहे हैं आप बच्चे से, तो याद करना तो हमारे लिए गलत है। इसमें कह दिया कि अपने बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से कॉपी में आप उतार लो क्वेश्चन आंसर, तो ये तो नकल होगी एक तरह से, तो ये भी गलत आंसर है। सेकंड वाला राइट हो जाएगा भाई आपने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इमला का मतलब क्या होता है सर? इमला का मतलब होता है जैसे मैं बोलूं और मेरी बात सुन करके बच्चा उसको नोटबुक पे लिखता रहे, यानी किताब से नहीं लिखना, सुन के लिखना है, तो उसको इमला कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, peer review is understood as an important strategy for improving students writing process, यानी कि अपने सहपाठी मूल्यांकन, peer review मतलब अपने सहपाठी का मूल्यांकन करना, सॉरी मूल्यांकन नहीं, प्रतिपुष्टि देना, अपने सहपाठी को फीडबैक देना, हमारे लिए राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, बच्चों की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन तरीका है। द पर्पज ऑफ पेयर रिव्यू क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है पेयर रिव्यू का, जो आप सहपाठी फीडबैक देते हैं उसका उद्देश्य क्या है। एनकरेज इन फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑफ देयर पेयर्स, यानी कि अपने जोड़ीदार का, यानी अपने सहपाठी की गलतियों को ढूंढना आपका उद्देश्य है। या फिर ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पेयर्स विच फर्दर हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट, या फिर अपने जोड़ीदार को, सहपाठी को आप एक रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे जो उनकी आगे के काम में मदद करेगी, आगे सीखने में मदद करेगी। तीसरा है हेल्प द टीचर इन इवैल्यूएट ऑफ राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इससे टीचर की मदद हो जाएगी बच्चों का मूल्यांकन करने में। या फिर बी एबल टू कनेक्ट आइडियाज एंड बिल्ड पैराग्राफ्स फॉर द राइटिंग, या इससे जो है उनके दिमाग में कुछ आइडियाज उत्पन्न होंगे जिससे कि वो क्या कर सकेंगे, पैराग्राफ लिख सकेंगे आगे को। तो बताएंगे आप कौन सा तरीका यहाँ पर आपका काम आ रहा है। चलो जी जल्दी से बता दो आंसर अपना। देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप गलतियां तो झांट नहीं रहे हो कि बच्चों की गलतियां छांटोगे, आप क्या करोगे, आप उनको फॉर्मेटिव फीडबैक दे दोगे जो उनकी मदद करेगा आगे की पढ़ाई में, है ना, आगे जो है उनको आगे के ड्राफ्ट लिखने में उनकी मदद करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है बिकमिंग ए स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्नर टू रीजन अबाउट रिटन मटेरियल यूजिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फ्रॉम डिसिप्लिन्ड फील्ड ऑफ स्टडी। नींद इतनी आने लग गई कि अब मेरा भी फोकस नहीं बन पा रहा। देखो बिकमिंग ए स्किल्ड रीडर, यानी कि आपको पाठक बनना है, वो भी एकदम निपुण वाला, निपुणता प्राप्त करनी है। रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन अबाउट राइटिंग रिटन मटेरियल यूजिंग नॉलेज ऑफ एवरीडे, यानी जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रतिदिन का जो अनुभव है आपका उसको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है उसमें। एंड फ्रॉम डिसिप्लिन्ड फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन करना होगा आपको
अनुशासित रूप से। सो इट कैन बी सेड दैट स्किल्ड रीडिंग इज, यानी कि ये वाली जो रीडिंग है वो कौन सी रीडिंग हो जाएगी आपकी, फ्लुएंट रीडिंग हो जाएगी या कंस्ट्रक्टिव रीडिंग हो जाएगी या एक्सटेंसिव हो जाएगी या डिकोडिंग हो जाएगी? कौन से प्रकार की रीडिंग है भैया आपकी, बताएंगे आप? देखो इसने कहा है आपसे कि आप जो है रिटर्न मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे हो, अबाउट रिटर्न मटेरियल यूजिंग नॉलेज, और वो रिटर्न मटेरियल जो है उसमें आप डेली लाइफ की नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी जो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर प्रतिदिन के बारे में बातें की गई है ना। तो इट कैन बी सेड टू स्किल्ड। फ्लुएंट, फ्लुएंट तो बोलने में आता है, पढ़ने में थोड़ी आता है, और पढ़ने में भी आएगा, तो यहाँ पे स्किल की बात की गई है। कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक, एक्सटेंसिव तो विस्तृत हो जाएगा आपका, है ना। डिकोडिंग होता है विश्लेषण करना, तो विश्लेषण भी नहीं कर रहे हो, रचनात्मक ही होगा आपका, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा भाई आपका, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स, यानी कि आपका जो बहुभाषावाद है, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद, आपका बहुभाषावाद जो है वो एक साधन के रूप में इस्तेमाल होता है आपकी कक्षा में, है ना। इसने कहा नहीं होता, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है इस बारे में कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो आपके क्लास में एक साधन है, एक रिसोर्स है, संसाधन है। तो इनमें से एक सेंटेंस ऐसा है जो उसको गलत ठहराएगा, कौन सा ठहराएगा? टीचर्स रेस्पेक्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास, टीचर जो है व्यक्तिक विभिन्नता नहीं, भाषा विभिन्नता की सम्मान करता है अपनी क्लास में। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डेविएशंस आर सीन एज टूल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि बहुभाषावाद जो है और जो आपका सांस्कृतिक विभिन्नता है, जो आपका बहुभाषावाद है और जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, वो क्लास में पढ़ाने का एक साधन के रूप में माना जा रहा है आपके। तीसरा, टीचर गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, टीचर जो है बच्चों को आपस में अंतःक्रिया करने का मौका दे रहा है। ठीक है जी। डाइवर्स लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन आर नेदर टॉलरेटेड नॉर यूज्ड इन क्लास, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं वो क्लास में ना तो बर्दाश्त की जाएंगी और ना ही यूज की जाएंगी। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक लग रहा है? वैसा आंसर तो मिल गया होगा आपको। हाँ जी, तो इसने देखो नेगेटिव वाला पूछा आपसे, टीचर रेस्पेक्ट कर रहा है डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर की, है ना, तो ये तो पॉजिटिव है। लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सेशन को आप जो है सांस्कृतिक विभिन्नता को आप देख रहे हैं एक रिसोर्स के रूप में, साधन के रूप में, तो ये भी पॉजिटिव है। टीचर बच्चों को इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। डी में कहा है कि विभिन्न प्रकार की जो विविध लैंग्वेजेस हैं उसको क्लास में आप यूज नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, डी वाला गलत है। नेक्स्ट, ए टीचर ऑफ क्लास 5th प्रोवाइड्स सच अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑफ असेसमेंट, एक कक्षा 5 का अध्यापक है जो बच्चों को मूल्यांकन की अपॉर्चुनिटी देता है, वेयर स्टूडेंट डिसाइड फॉर देमसेल्फ वेदर देयर प्रोग्रेस और लैंग्वेज यूज इज गुड और नॉट, जहां पे बच्चे खुद ही ये निश्चित करते हैं या डिसाइड करते हैं कि उनकी भाषा अच्छी है या नहीं है, उनकी प्रगति अच्छी है या नहीं है, यानी बच्चे अपनी जांच खुद से कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट क्या कहलाएगा भाई? इस प्रकार का मूल्यांकन समेटिव कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, पीयर असेसमेंट कहलाएगा या सेल्फ असेसमेंट कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताओ जरा, चलो जल्दी बताओ। ओनली इंग्लिश बताओ। सर इंग्लिश आता है? सबको नहीं आता ना, इसलिए बताना पड़ता है। सबको आती है इंग्लिश? सीधे आंसर बता दूं? बताओ, मीनिंग ना बताऊं, सीधे आंसर बताऊं, ट्रांसलेट ना करूं? देखो क्या कह रहे हैं, कक्षा 5 का टीचर है जो बच्चों को कह रहा है कि भाई आप असेसमेंट करो और खुद का पता खुद ही लगाओ, आपकी लैंग्वेज कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी। तो जब खुद का ही पता लगाना है तो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा ना। जब बच्चे खुद का ही मूल्यांकन करते हैं तो उसको स्वमूल्यांकन कहते हैं आप। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ए टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट्स इज, क्या कहलाएगा भाई? लिखना जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं और इल्यूमिनेट करते हैं, यानी वर्णन करते हैं, जिसमें आप व्याख्या करते हैं, वो क्या कहलाएगा?
डेस्क्रिप्टिव राइटिंग कहलाएगा, एक्सपोजिटरी कहलाएगा, पर्सुएसिव कहलाएगा या नैरेटिव कहलाएगा? तो बताएंगे आप जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जल्दी से जरा अपना आंसर। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसने बोला ऐसा तरीका जो एक्सप्लेन करे, यानी व्याख्या करे, और इल्यूमिनेट करे, यानी उसको पूरा उसका जो है उसका अर्थ बताए, यानी उसको पूरा जो है व्याख्या कर दे, उसकी एक तरह से व्याख्या करनी है आपको। तो व्याख्यात्मक को क्या कहते हैं? एक्सपोजिटरी कहते हैं। आप डेस्क्राइब तो बता देना होता है, केवल व्याख्या नहीं होती, सीधे बताना है, ये भी सीधे बताना है। नैरेटिव भी वर्णन को कहते हैं आप। तो यहाँ पर जो है एक्सपोजिटरी हो जाएगा, व्याख्या होती है एक्सपोजिटरी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ए बिगिनर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज गिवन मच मोर एक्सपोजर इन खाली स्थान सो दैट शी ही कैन इंटरनलाइज्ड द सिंथेटिक पैटर्न, रिदम और इंटोनेशन। यानी कि एक बिगिनर है, एक बच्चा है ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा की शुरुआत कर रहा है बच्चा, तो उसको कौन सा एक्सपोजर देने चाहिए? मतलब उसको एक्सपोजर कौन से स्किल में देना है? लिसनिंग में देना है, स्पीकिंग में देना है, रीडिंग में या राइटिंग के? किस चीज का एक्सपोजर देंगे जिससे कि बच्चा क्या करने लग जाएगा? बच्चा सिंथेटिक पैटर्न पहचानने लग जाएगा, रिदम पहचानने लग जाएगा और इंटोनेशन पहचानने लग जाएगा। तो कौन से तरीके में आएगा भाई वो चीजें सारी? तुम सब लोग सच में लाइव हो रात के 1 बजे? हाँ, तो हमारे भूत दिख रहे हैं आपको, लाइव ही हैं भाई सारे के सारे। यही तो मेहनत है, यही तो त्याग है। देखो क्या कह रहे हैं ये, इसने कहा अगर आप क्या पहचान रहा बच्चा? सिंथेटिक, भाई आवाज से रिलेटेड होगा। रिदम यानी कि लय आपकी, है ना। इंटोनेशन यानी कि आपकी जो पीच होती है, यानी कितना तेज आवाज है, आवाज, है ना। तो आवाज वगैरह का, लय का किसके अंदर आएगा? आपका स्पीकिंग में आएगा। जब बोलोगे तभी तो आएगी आवाज, तभी तो लय बनेगी। लिसनिंग, सुनने में तो चुपचाप बैठ रहे हो, रीडिंग में नहीं है, राइटिंग में नहीं है। स्पीकिंग में आपकी ये सारी क्वालिटी आएंगी, ठीक है भाई। जीजू आपके बड़ी मेहनत लगी है कसम से। चलो थैंक यू वेरी मच आप सबका, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और क्या कहूँ आपसे, सब लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हो तो कामयाबी जरूर मिलेगी, टेंशन ना लो। चलो अब बताओ, किसी को कुछ कहना तो कह दो, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जिसने नहीं किया होगा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना अपना। गुड नाइट सभी को भाई।